नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही YouTube चैनल रिजल्ट बिंदु पर। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जीव विज्ञान। जीवों के अध्ययन को ही जीव विज्ञान कहते हैं और ये शब्द का प्रतिपादन सबसे पहले लेमार्क एवं ट्रेविरेनस ने किया था। जीव और इस प्लस विज्ञान इस शब्द का प्रतिपादन लेमार्क एवं ट्रेविरेनस ने किया था। किसने किया था? लेमार्क एवं लेमार्क फ्रांस के वैज्ञानिक थे और ये जर्मनी के वैज्ञानिक थे। इन्होंने इस शब्द का प्रतिपादन किया था। उसके बाद इस जीव विज्ञान को सम्मिलित रूप से इसके बारे में अधिक जानकारी हमें बताई अरस्तु ने। इसलिए जीव विज्ञान के पिता अरस्तु को कहते हैं। आगे चलकर जंतु विज्ञान के भी पिता अरस्तु ही कहलाए, क्योंकि उन्होंने इस जगत को और डिटेल से बताया। जीव विज्ञान के बारे में भी उन्होंने ही बताया था। जीव विज्ञान में अब हम लोग पढ़ेंगे सबसे महत्वपूर्ण इसके सेल के बारे में, कि सेल की खोज किसने की, कब की, कैसे हुआ, ये सब उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। एक वैज्ञानिक थे, वो खोज कर रहे थे कुछ, तो जब माइक्रोस्कोप की खोज हो चुकी थी उसके बाद ही इन सब चीज़ों की खोज हुई। तो एक वैज्ञानिक थे जो माइक्रोस्कोप के अंदर ही देख रहे थे एक प्याज के छिलके, एक मीन्स बहुत ही पतले परत को देख रहे थे। तो उन्होंने उसमें पाया एक बहुत ही छोटी छोटी संरचना पाई। बहुत ही छोटी छोटी संरचना पाई उस सेल के अंदर, और इसको उन्होंने एक नाम दिया सेल। तो ये सेल नाम दिया। तो सेल नामकरण इसका किया था रॉबर्ट हुक ने। सेल के बारे में हमें सर्वप्रथम में रॉबर्ट हुक ने जानकारी दी। उन्होंने देखा कि ये एक सेल की भांति ही लग रही थी, जिसे वो हनी कॉम्ब मीन्स मधुमक्खी की छत्ते की तरह दिख रही थी वो आकृति। तो उन्होंने इसे सेल का नाम दे दिया। उसके बाद इसी पर आगे चलकर और भी साइंटिस्टों ने इस पर कुछ खोज किया, इनके बारे में बताया। तो सबसे पहले तो बताया इन्होंने रॉबर्ट हुक। सेल की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। अब सेल के अध्ययन को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। वो इसलिए क्योंकि सेल का टेक्निकल नेम जो होता है वो साइटो होता है, साइटो। और इसमें अगर लॉजी लगा दिया जाए तो इसका अर्थ होता है अध्ययन। अर्थात सम्मिलित रूप से बात करें तो साइटोलॉजी अर्थात कोशिका अध्ययन। कोशिका के अध्ययन को ही हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं, जो कि यह सीधे रूप से परीक्षाओं में पूछी जाती है। परंतु ये जो रॉबर्ट हुक ने जो माइक्रोस्कोप में देखा था, सेल के बारे में बता रहे थे हमें, तो ये सेल एक मृत सेल था, जो कि सन 1665 में इन्होंने सेल की खोज की थी, कोशिका की खोज की थी। और इसी के पीछे एक और साइंटिस्ट इसके बारे में आगे चल रहे थे, इसकी व्याख्या और भी कर रहे थे। तो उन्होंने भी माइक्रोस्कोप में देखा इस सेल के बारे में, आगे चलकर हमें जानकारी दी। परंतु उन्होंने जो खोजा था वो एक जीवित सेल था, और इन्होंने जो खोजा ये एक मृत सेल था, ये एक डेड सेल था। तो रॉबर्ट हुक ने कैसी सेल की खोज की थी? तो एक डेड सेल की खोज की थी, एक मृत कोशिका की खोज की थी। परंतु 1674 ईस्वी में ही एक और साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया। तो उन्होंने जो खोजा था वो एक जीवित सेल था,
जीवित कोशिका। और इस जीवित कोशिका के बारे में हमें सर्वप्रथम बताया लीवेनहॉक ने। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? लीवेनहॉक ने की थी। और मृत कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने 1665 में और 1674 में। ये सीधे रूप से परीक्षाओं में पूछी जाती है क्वेश्चन। अब हम लोग इसमें जानेंगे कि ये सेल की खोज जो की गई, तो इसके बारे में अभी पूर्ण रूप से इन्होंने पूरा बात नहीं बताया। इसके आगे फिर और एक साइंटिस्ट बीच में आ गए, इसके बारे में हमें और जानकारी दी। तो इसके बाद आए स्लाइडेन एवं स्वान। इन्होंने सेल के बारे में मीन्स इसका प्रतिपादन किया, इसके थ्योरी को बताया, सेल थ्योरी मतलब कि कोशिका सिद्धांत। सेल थ्योरी के बारे में हमें किसने बताया? स्लाइडेन एवं स्वान। ये दो साइंटिस्ट अलग अलग थे। इन्होंने कहा जितने भी जीव हैं सभी का शरीर एक कोशिका से बनी हुई है। कोशिका आगे चलकर ऊतक का निर्माण भी करती है, ऊतक फिर अंग बनाएगा, अंग तंत्र, बाकी उसके बाद जीव शरीर बना देता है। तो इन्होंने कोशिका सिद्धांत के बारे में बताया कि सभी जितने भी जीव हैं सभी एक कोशिका से मिलकर बने हुए हैं। अब जैसे देखिए जीवन की सबसे छोटी इकाई जो होती है किसी भी जीव जगत की, वो कोशिका ही होती है। अब जैसे समझते हैं हम लोग कि कोई घर है, कोई घर कैसे बना है, मीन्स हम लोग जीव कैसे बने हुए हैं, तो इसमें सबसे छोटी इकाई जो है वो होती है कोशिका। अब जैसे समझते हैं ये भी एक घर है मान लेते हैं कि घर बना हुआ है, बट घर में भी तो बहुत सारी चीज़ मिलकर बना हुआ है। तो घर में सबसे छोटा चीज़ क्या है जिसे जोड़ जोड़ कर इतना बड़ा ऊंचा बिल्डिंग खड़ा तैयार किया गया है? तो उसे जब तोड़ते हैं हम लोग तो एक चौकोर आयताकार क्यूबॉइड शेप का मिलता है, जिसे हम लोग ईंट कहते हैं। तो कोशिका सेम उसी की भांति हुई किसी भी जीवित शरीर की किसी भी सेल कोशिका सबसे छोटी इकाई है। जैसे एक एक ईंट जोड़ा गया है तब जाके घर तैयार हुआ है, उसी तरह कोशिका भी एक एक मिलकर एक पूरा का पूरा शरीर तैयार किया गया, शरीर तैयार करता है कोशिका। ये इन्होंने बताया, किसने बताया? तो स्लाइडेन एवं स्वान ने। जीव विज्ञान लैमार्क एवं ट्रेविनस ने दिया, ये फ्रांस के थे और ये जर्मनी के वैज्ञानिक थे। उसके बाद सेल की खोज की रॉबर्ट हुक ने की, वो एक मृत सेल था, 1665 में किया गया परंतु 1674 ईस्वी में लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। अब उसके आगे इसके थ्योरी के बारे में बताया हमारे स्लाइडेन एवं स्वान ने। अब आते हैं कि समझते हैं कि कोशिका की खोज सब तो हो गई। अब इसमें बड़ा छोटा बहुत तरह का कोशिका दिखने को मिला। माइक्रोस्कोप में जब देखा गया था तो कुछ कोशिकाएं बड़ी दिख रही थी, कुछ कोशिकाएं छोटी दिख रही थी, कुछ लंबी, इस तरह से दिखने लगी। तो उसमें देखा गया कि सबसे छोटी कोशिका कौन है। क्वेश्चन ये आता है सीधे रूप से एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सबसे छोटी कोशिका कौन होती है, तो वो होती है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा सबसे छोटी कोशिका होती है। ये पूरे जीव जगत में सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा होती है। अब उसके बाद बात करते हैं कि सबसे बड़ी कोशिका, तो सबसे बड़ी कोशिका ये सबसे छोटी कोशिका हो गई। सबसे छोटी कोशिका कौन हो गई? तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा। अब उसके बाद देखते हैं हम लोग सबसे बड़ी कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका तो सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ा पक्षी कौन है? आप ही लोग बताइए। सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग। तो सबसे बड़ा
कोशिका भी शुतुरमुर्ग का अंडा। तो याद रखने में और आप लोगों के लिए बहुत ही आसान हो गया। हमारे लिए बहुत आसान है। ये सबसे बड़ा पक्षी होता है शुतुरमुर्ग, और उसका अंडा भी सबसे बड़ा होता है। एक आमलेट फोड़ेंगे तो 12-13 आदमी खा लेंगे आराम से। तो सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग के अंडे। शुतुरमुर्ग का अंडा का होता है कोशिका। अब जब एग्जामों में ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि सबसे बड़ी सबसे छोटी इस तरह से पूछी जाती है। लेकिन अब इसी में एक हम लिख रहे हैं नीचे, ध्यान से देखिएगा इसे। मानव में सबसे छोटी कोशिका, और मानव में ही सबसे बड़ी कोशिका। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि कभी कभी हड़बड़ी में गलत आंसर मार देते हैं लोग। यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे छोटी, बट यहाँ पर एक शब्द लगा हुआ है मानव में। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि मानव में जब लिख दे तो ये नहीं कि गैलीसेप्टिकमा ये शुतुरमुर्ग का अंडा मारकर चले आइएगा। मानव में शुतुरमुर्ग का अंडा होता है क्या? नहीं ना होता है। तो मानव में सबसे छोटी कोशिका लिख देगा तो वो होता है पुरुष में, होता है पुरुष का शुक्राणु। शुक्राणु पुरुष का सबसे छोटी कोशिका होती है। मानव में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, दैट इज स्पर्म। इसे इंग्लिश में स्पर्म कहते हैं, पुरुष में होता है। अगर मानव में सबसे बड़ी कोशिका पूछेगा तो क्या होगा? तो वो स्त्री में होता है, स्त्री के अंडाणु। ये रिप्रोडक्शन लेसन में हमें ये शुक्राणु और अंडाणु के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ना है, तो वो हम लोग उसमें देखेंगे। इसे ओवम कहते हैं। तो स्त्री का अंडाणु सबसे बड़ा कोशिका है। कब? जब मानव में लगा कर देगा तब। पुरुष का शुक्राणु सबसे छोटी कोशिका होती है कब? जब वो मानव में लगा कर देगा तब। अगर सीधे नॉर्मल में पूछा गया कि सबसे छोटी कोशिका, तो हम लोग लगाएंगे गैलीसेप्टिकमा, माइकोप्लाज्मा। और सबसे बड़ी पूछेगा तो शुतुरमुर्ग का अंडा। अब और जानते हैं ये। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ रह गया और, कि जब कोशिका का खोज हो रहा था, मीन्स इसके बारे में और अधिक जानकारियाँ मिल रही थी धीरे धीरे, तो इसमें एक तरह का कोशिका और देखा गया था। एक तो बड़ा देख लिए, छोटा देख लिए, इसमें एक तरह का और कोशिका देखा गया जो कि सबसे लंबा दिख रहा था। तो अब ये सबसे लंबी कोशिका, अब ये किसी में रहे तो सबसे लंबी कोशिका होती है सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। अब ये तंत्रिका कोशिका पाया कहा जाता है। तो तंत्रिका कोशिका हमारे शरीर में पाया जाता है, बहुत सारे शरीरों में पाया जाता है, जीव जगत में पाया जाता है। तो ये सबसे लंबा देखा गया कोशिका। और ये न्यूरॉन, दैट इज ये न्यूरॉन सेल है। न्यूरॉन सेल हमारे मस्तिष्क में होता है, और हमारे मस्तिष्क में दो तरह के सेल होते हैं। तो सबसे ज़्यादा 90% जो होते हैं ये न्यूरॉन सेल होते हैं, दैट इज तंत्रिका कोशिका। ये तंत्रिका कोशिका में सेल विभाजन, दैट इज सेल डिवीजन जो होता है वो नहीं होता है। मीन्स कोशिका का विभाजन इस तंत्रिका कोशिका में नहीं होता है। लेकिन फिर भी आप लोग सुनते होइएगा कि ब्रेन, ये मस्तिष्क में हमारे ब्रेन ट्यूमर हो जाता है। तो ये ट्यूमर शब्द क्या है? तो ट्यूमर को हम लोग थोड़ा सा यहीं पर देख लेते हैं कि कोशिकाओं का अनियंत्रित विभाजन ही ट्यूमर कहलाता है। मुझे भी थोड़ा सा है ट्यूमर यहाँ पर, कैमरा में नहीं दिखेगा। तो कभी कभी क्या होता है, जब अभी हम बताएं कि तंत्रिका कोशिका में कोई जब डिवीजन होता ही नहीं है, सेल डिवीजन, तो वहाँ पर ट्यूमर कैसे हो सकता है? अब ध्यान से थोड़ा सा देखिए कि मस्तिष्क में जो होता है, मस्तिष्क में दो तरह के सेल हैं। एक है तंत्रिका और एक है गीलियल। मस्तिष्क में कितने तरह के सेल हैं?
दो तरह के सेल होते हैं, एक तंत्रिका कोशिका और एक गिलियल कोशिका। तो इसमें अभी हम तुरंत बताएं दोस्तों कि तंत्रिका कोशिका में सेल डिवीजन नहीं होता है, दैट इज कोशिका का विभाजन नहीं होता है, सिर्फ कोशिका विभाजन होता है इस गिलियल सेल में। और जाहिर सी बात है कि जब इसमें विभाजन हो रहा है तो अनियंत्रण का केस इसी में आ सकता है, इसमें तो आएगा नहीं। और हमारे मस्तिष्क में बहुत ही पतला पतला एकदम धागे के समान नस सब है, उसमें अगर थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस आता है तो हमारे ब्लड सर्कुलेशन में वहाँ पर कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है, और थोड़ा सा भी बढ़ गया वहाँ पर कोई मास ही सब, तो जिसके कारण ब्लड का फ्लो वहाँ पर अच्छा नहीं होता है और ट्यूमर हो जाता है। ट्यूमर आगे चलकर हमारा कैंसर का रूप ले लेता है, और ब्रेन कैंसर हो जाए तो समझिए कि 99% आदमी गया, बचने वाला नहीं है। वो इसलिए क्योंकि दिमाग पूरा का पूरा हड्डियों से पूरा पैक है, उसका ऑपरेशन करते हुए हालत ख़राब हो जाता है डॉक्टर का, पूरा खोपड़ी खोलना पड़ता है। खोपड़ी खोलना इतना आसान नहीं, खोपड़ी खोला आदमी गया। तो गिलियल सेल में अनियंत्रण विभाजन कभी कभी हो जाता है, जिसके कारण ये लगभग 90% होते हैं और ये लगभग 10% के आसपास होते हैं। तो इसी में कभी कभी अनियंत्रण का केस आ जाता है, जिसके कारण सेल बढ़ जाता है इसमें और ट्यूमर होता है, और ये ट्यूमर आगे चलकर कैंसर का रूप धारण कर लेते हैं। मुझे भी थोड़ा सा यहाँ पर है, बट ये शरीर के बाहर है, इसलिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ये दिमाग के अंदर रहता तो मुझे पता भी नहीं चलता। जब एक ही बार ट्यूमर होता है, एक ही बार कैंसर होता है, तब पता चलता है कि डॉक्टर, तब तक हम लोग बहुत बहुत मुश्किल केस चला आता है उस समय। दिमाग का इलाज करना बहुत मुश्किल थोड़ा हो जाता है डॉक्टरों के लिए। चलिए एक बार फटाफट थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं। जीव विज्ञान, जीव और विज्ञान सब मिलकर बनाया पूरा का पूरा जीव विज्ञान। लैमार्क और ट्रेवेलर्स ने इसकी शब्द का प्रतिपादन किया था। उसके बाद जीव विज्ञान के पिता अरस्तु को कहते हैं, जंतु विज्ञान के भी पिता अरस्तु को कहते हैं। इसे बाद में दो भाग में बांटा भी गया है, एक जंतु विज्ञान और एक जूलॉजी और एक बॉटनी। दो भागों में बांटा गया, जो कि बॉटनी के थियोफ्रास्टस थे और इनके अरस्तु थे। आगे चलकर इसमें सेल की खोज हुई। सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने किया, इसे सेल का नाम दिया 1665 में, जो कि एक मृत कोशिका थी। आगे चलकर 1674 ईस्वी में ही लीमनहॉफ ने जीवित सेल की खोज की। उसके बाद इसके सेल थ्योरी को स्लाइडर स्वान ने दिया, और उसमें हम लोग देखें कि बड़ी कोशिका, छोटी कोशिका, सबसे बड़ी पूछेगा तो सीधा हम लोग देंगे शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटी पूछेगी अगर सबसे छोटे कोशिका पूछा जाएगा तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा मारेंगे। और अगर मानव स्पेशल शब्द लगा हुआ है तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि मानव में अगर पूछ देता है सबसे बड़ा तो वो महिला का स्त्री का अंडाणु हो जाएगा, और अगर सबसे छोटा पूछा जाएगा तो वो पुरुष का स्पर्म दैट इज शुक्राणु हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग एक लंबा कोशिका के बारे में जाने। लंबी कोशिका कौन होती है? तो तंत्रिका कोशिका होती है, जो कि हमारे मस्तिष्क में होती है। मस्तिष्क में ट्यूमर के बारे में थोड़ा सा जान गए हम लोग कि हाँ, वो गिलियल सेल की वजह से ट्यूमर होता है, उसकी वजह से कैंसर का रूप धारण कर लेता है उसमें। अब आगे का क्लास अब हम लोग जानेंगे इस सेल में कि पौधे का सेल अलग होता है और जंतु का सेल अलग होता है, दैट इज पौधे की कोशिका और जंतु की कोशिका के बारे में हम लोग आगे देखेंगे। अभी कोशिकाओं के अंग सब के बारे में बचा हुआ है, ये तो कोशिका हो गया। अब देखिए, मान लीजिए कि एक कोशिका है, कोशिका के अंदर बहुत सारा अंग सब है, तो अंग सब के बारे में हम लोग आगे की क्लास में चर्चा करेंगे। बट ये कोशिका जो होता है, आखिर हमारे शरीर में करोड़ों अरबों कोशिका रोज बनते हैं, रोज मरते हैं। तो ये देखिए, ध्यान से देखिए कि कोशिका का ये बाउंड्री है, बाहरी आवरण। तो कोशिका का सबसे बाहरी आवरण जो होता है, इसे हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं। सबसे बाहरी आवरण, कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को कोशिका झिल्ली कहते हैं, या इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, कोशिका झिल्ली। ये कोशिका झिल्ली क्यों बना हुआ है? तो हमारे कोशिका के अंगों को ये एक सुरक्षा प्रदान करता है, और ये कोशिका झिल्ली प्रोटीन का मिलकर बना होता है। और हमारे शरीर में सबसे मुश्किल, सबसे कठिन पचाना जो होता है, वो प्रोटीन का ही पचाना होता है। प्रोटीन इतनी आसानी से नहीं पचता है दोस्तों।
तो ये प्रोटीन का ही बना होता है कोशिका झिल्ली, जो हमारे शरीर के, ये हमारे कोशिका के भीतरी अंगों को ये सुरक्षा प्रदान करता है। और ध्यान से देखिए कि ये कोशिका झिल्ली जो होता है वो दोनों में पाया जाता है। अभी हम बताए थे कि कोशिका का, ये जो कोशिका होता है पौधों में भी है और जीव जगत में भी, मीन्स जंतुओं में भी पाया जाता है। तो अब एक मान लीजिए कि जंतु का कोशिका और इसका कोशिका थोड़ा सा अलग समझ लेते हैं कि कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका में, मान लीजिए ये जंतु है, जंतु का हालांकि आयताकार होता है और इसका लगभग वृत्ताकार गोलाकार होता है। तो ये भी देखिए यहाँ पर ध्यान से, ये भी बाहरी आवरण है। तो यह भी कोशिका झिल्ली है। ये क्या है दोस्तों, ये भी कोशिका झिल्ली है। क्योंकि अभी हम बताएं दोस्तों कि कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को क्या कहते हैं। प्रश्नों में, ये एग्जामों में सीधे डायरेक्ट पूछा जाता है कि कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को, सबसे बाहरी आवरण को क्या कहते हैं, तो कोशिका झिल्ली कहते हैं। क्वेश्चन ये भी आता है कि कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, तो कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, प्रोटीन की। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। तो प्रोटीन का इसमें भी बना हुआ है, प्रोटीन का इसमें भी बना हुआ है। तो ये गोलाकार जो पाए जाते हैं ये जंतुओं के कोशिकाओं में पाए जाते हैं। जंतु का कोशिका का आकार लगभग गोलाकार होता है और पादप का होता है चौकोर आयताकार, कह सकते हैं चौकोर आयताकार। तो कोशिका झिल्ली ये भी है और कोशिका झिल्ली ये भी है जो कि प्रोटीन का बना हुआ है। बट इसमें देखिए कि बस ये कोशिका झिल्ली पाया जाता है और उसके बाद भीतरी अंग पाए जाते हैं कोशिका के। बट ये इसमें देखिए थोड़ा सा ठीक से दोस्तों कि आयताकार ये तो शेप है इसका, बट इसको एक और परत घेरे हुआ है। इसे एक और परत घेरे हुए और सब सेल से जुड़ा हुआ है। तो ये जो एक और परत इसे सुरक्षा प्रदान करता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ पौधों में पाया जाता है ऐसे सेल। तो ये सुरक्षा प्रदान करता है इसे एक्स्ट्रा। तो इसका नाम है कोशिका भित्ति। सीधे सवाल आते हैं दोस्तों कि कोशिका भित्ति किस में पाए जाते हैं, किसके कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जंतु कोशिका या फिर पादप कोशिका। तो ध्यान रखिएगा कि कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ये पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ किस में पाए जाते हैं, पादप कोशिकाओं में। पादप कोशिकाओं में वो इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि पौधे होते क्या है हमारे घर में कि बाहर होते हैं, जंगल सब में। मतलब कि हमारे घर के बाहर ज़्यादातर पेड़ पौधे पाए जाते हैं और उसे सुरक्षा प्रदान करने के लिए कोई नहीं है। हमें सुरक्षा प्रदान करने के लिए बहुत सारा चीज़, देखिए क्या चढ़ाए हुए हैं, ठंड से बचा रहा है, हमें सुरक्षा प्रदान कर रहा है। बहुत सारी चीज़ हम लोग चढ़ा लेते हैं सिर पर अपने सुरक्षा के लिए। बट पेड़ पौधों को तो हम लोग कपड़ा नहीं पहनाने जाते हैं, वो तो अपनी सुरक्षा खुद करता है। उसे कोई गाय बकरी नोच देगा, कोई आगा सिंह भोग के चला जाएगा तो उसका तो नुकसान, वो तो मर गया पेड़ पौधा। इसलिए वो अपनी सुरक्षा के लिए, देखिए प्रकृति ने उसे एक एक्स्ट्रा चीज़ दे रखा है, वो कोशिका भित्ति है। वो कोशिका भित्ति दोहरी संरचना होगी, मतलब मीन्स दोहरा प्रोटेक्शन हो गया उसका, जो कि इसे बाहरी आवरण से थोड़ा सा सुरक्षा प्रदान करता है। और इसमें सारी चीज़ बताएंगे कि ये किसी का हार्ड है, किसी का मुलायम है, किसी का सॉफ्ट होता है। ये सब आगे हम लोग आगे के विषय में हम लोग इसका चर्चा करेंगे। तो कोशिका भित्ति जो होती है ये थोड़ा सख्त होता है, थोड़ा हार्ड होता है दोस्तों। तो जाहिर सी बात है कि ये प्रोटीन का तो बना हुआ होगा नहीं। प्रोटीन का बना रहता तो ये भी सॉफ्ट होता, इसे भी काट कूट के आराम से काटा जा सकता था। परंतु पेड़ पौधे को क्या आप इतनी आसानी से खकोड़ सकते हैं? नहीं ना खकोड़ पाइएगा। आप चाहिए कि नाखून से तार के पेड़ को काट लीजिएगा, तो तब तो ऐसा हो जाता, तो हम लोग का बच जाएगा, उसी को बुलाया जाएगा, आओ तार का पेड़ काटना है, अमरूद का पेड़ काटना, लीची का पेड़ काटना है, नाखून से ही काट के चला जाता है। तो ऐसा नहीं है। तो ये प्रोटीन का नहीं बना हुआ होता है, तो ये बना हुआ होता है सेलुलोज का। सेलुलोज का बना होता है।
सेलुलोज प्रोटीन की अपेक्षा ये थोड़ा कड़क होता है, हार्ड होता है दोस्तों। सेलुलोज का ही जैसे देखिए सेलुलोज का कागज बनता है, तो सेलुलोज थोड़ा सा कड़क हो गया और सेलुलोज को पचाना इतना आसान नहीं है। हम लोग इसके डायरेक्ट ये तना ये सब नहीं खाते हैं, हम लोग पचा नहीं पाएंगे, हम लोग जंतु हैं, ये हम लोग पादप नहीं है, ठीक है। तो पादप का कुछ पार्ट हम लोग खाते हैं, उसमें से सेलुलोज जल्दी नहीं खाते। सेलुलोज कागज ऐसा होगा तो हम लोग सेलुलोज चबाते, तो सेलुलोज का हमारा पथरी पेट ये सब जो है वो नहीं पचा पाएगा ठीक ढंग से, नहीं पचता है ठीक से। तो सेलुलोज इसका सुरक्षा प्रदान करता है कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति किस चीज़ की बनी होती है दोस्तों? सेलुलोज की। कोशिका झिल्ली किस चीज़ की बनी होती है? प्रोटीन की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये कोशिका भित्ति, तो ये हो गया आपका पादप कोशिका, ये हो गया जंतु कोशिका। जंतु कोशिका लगभग गोलाकार होते हैं और पादप कोशिका लगभग चौकोर होते हैं। अब बच गया इसके अंगों के बारे में, तो इसके अंगों के बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।